यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त राष्ट्रवाद का है, लेकिन आज चूंकि राष्ट्र के सबसे बड़े चुनाव के नतीजों की बातचीत है, तो फिलहाल की टैली क्या है वो विद्या हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। जी नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकसभा चुनाव के अब तक के रुझान जो आए हैं उससे बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर लगा है कहीं तो वो लगा है यूपी में। राकेश, निश्चित तौर पर यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसने 2014-2019 में बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाया, लेकिन फिलहाल वो चीजें पलट गई हैं इस बार के चुनाव में। 2024 के चुनाव में जो अभी तक रुझान हम तक सामने आ रहे हैं, करीब आधी सीट लाने में ही बीजेपी सफल होती दिखाई दे रही है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। इसी तरह बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बीजेपी को झटका लगा। यानी कि वो हिंदी बेल्ट जहां पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत जबरदस्त और जानदार सरकार बनाई थी, वहां बीजेपी को झटका लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अकेले 100 सीट लाने में सफल दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक के रुझानों में जो नतीजे आए हैं उसके मायने क्या हैं। यानी जो बड़ी बातें हैं अभी तक के रुझानों से, उनके मायने क्या है वो आप समझिए। एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत से दूर है। इसका मायना यह है कि फैसले लेने के लिए सहयोगियों का दबाव बढ़ेगा, यानी साथ लेकर चलना पड़ेगा। पहली बार नरेंद्र मोदी को कोalition की गवर्नमेंट उनके हिसाब से, क्योंकि सबको साथ लेकर कैसे चलना है देखना पड़ेगा, क्योंकि 14-19 दोनों में बीजेपी की अकेले मेजॉरिटी थी। जी हां, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान, और इसके मायने क्या है ये आपको बताते हैं। राम मंदिर और हिंदुत्व कार्ड का असर नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी में अखिलेश को बम्पर सीट मिली है, लेकिन अखिलेश यादव को जो बम्पर सीटें मिली है उसके मायने क्या हैं? अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला क्या काम कर गया है? निश्चित तौर पर, क्योंकि बार बार इसके नारे दिए गए थे। बंगाल में ममता का किला बरकरार, बीजेपी को जो पिछली बार 19 सीटें मिली थी उतनी भी नहीं इस बार दिख रही हैं। तो क्या इसका मायना यह है कि सीएए का दांव बीजेपी को उल्टा पड़ गया, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों से सीएए का जिक्र किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है कि 200 के पार इंडी गठबंधन की सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिलहाल आपकी टैली पर, स्क्रीन पर 232 हैं, यानी ये नतीजे मायने ये हैं कि विपक्ष के लिए आगे की राजनीति में संजीवनी का काम करेंगे। जी, 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीट दोगुनी हो गई। जी, 100 के करीब है इस वक्त। अगर आप देखें रुझान में तो कांग्रेस 100 के करीब है। अब इसके मायने क्या है ये आपको जरा बता देते हैं। राहुल के नेतृत्व को बल मिलेगा। अभी तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने जो न्याय यात्रा निकाली, देश भ्रमण किया, उसको बल मिलेगा और राहुल गांधी हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की और यात्राएं करें। कार्यकर्ताओं में इससे नई जान आएगी, उन्हें नई ताकत महसूस होगी। तो चलिए, ये बात हुई अभी तक के रुझानों के हिसाब से जो बड़ी बातें उसके मायने क्या हो सकते हैं। हालांकि अभी भी आखिरी नतीजों का इंतजार है, देर रात तक वो सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे यूपी, जहां पर 80 सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है, 14-19 के प्रदर्शन को दोहरा नहीं पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा हाल क्यों हुआ? तो पहली बड़ी बात है विद्या, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष का आरक्षण वाला कार्ड चल गया, जातियों को बेहतर तरीके से साधा है। बार बार आरक्षण की बातें अलग अलग चुनावी रैलियों में मंचों से की गई। जी बिल्कुल, रोजगार के मुद्दे पर भी विपक्ष ने इस बार जोरदार हमला सरकार पर बोला, और उस मायने में भी अगर देखें तो शायद लोगों का समर्थन विपक्ष को मिला है। अग्निवीर, पेपर लीक से युवाओं में गुस्सा, दलित वोट पूरी तरीके से विपक्ष के हिस्से में चला गया, उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी ने गलती की। ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब बात हो रही है कि बीजेपी ने कहां गलती की, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाए और लोगों तक पहुंचाने में विपक्ष कामयाब हो गया। लेकिन बात सबसे पहले यूपी की इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव अगर यूपी में इस तरीके से बाउंस बैक नहीं करते, यानी अगर इतनी सीटें नहीं आ रही होती तो बीजेपी अकेले मेजॉरिटी के आसपास होती। तो सवाल यह उठता है कि अखिलेश ने यूपी को साथ कैसे लिया? सोशल इंजीनियरिंग से टिकट बांटे, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यादव समुदाय से 5 टिकट दिया, 11 टिकट सवर्ण समुदाय से दिया और दूसरी जातियों को भी
साधा है विद्या अखिलेश यादव। बिल्कुल, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यादव मतलब मुलायम सिंह यादव परिवार के अलावा किसी और दूसरे यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बाकी जाति के लोगों को मैदान में उतारा, उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और शायद उसका भी असर पड़ा है। मुस्लिम समुदाय से 4 टिकट दिए गए, जबकि एमवाई समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती रही है, सत्ता में आती रही है। ओबीसी जातियों से 27 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और पीडीए का नया असर काम कर गया, जो नारा दिया गया था। बिल्कुल अलग अलग चुनावी रैलियों में मंचों से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बैठक खत्म हो गई है। सम्राट चौधरी अपने थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए। सम्राट चौधरी ने पीएम का संदेश नीतीश कुमार को दिया है और नीतीश कुमार पर इसलिए नजरें हैं क्योंकि अभी सहयोगियों की जरूरत पड़ने वाली है बीजेपी को। हालांकि एनडीए बहुमत के पार है, लेकिन साथियों को एकजुट रखना, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार नीतीश कुमार तक, चंद्रबाबू नायडू तक, इन तक अप्रोच कर रहा है कि उनको किस तरीके से साथ लिया जाए। नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के द्वारा, और ऐसी भी खबर आई बीच में कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया जा सकता है। ये ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया है। कल एनडीए की बैठक को लेकर भी संदेश दिया गया है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारे जो मेहमान हैं उनके पास। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शाजिया इल्मी, क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जहां पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, जहां पर राम मंदिर की लहर की बात हो रही थी, वहां पर बीजेपी की रणनीति फेल हो गई और अखिलेश यादव का जो सोशल मैकेनिज्म है वो काम कर गया? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बीजेपी की रणनीति फेल हो गई, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी तरह से इसकी समीक्षा करना कि कहां पे कुछ कमी रही। ये मैं जरूर कहूंगी कि जो हमने उम्मीद की थी, जो हमारा अनुमान था, उससे उसको लेकर यूपी में जो जिस तरह के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है उससे मायूसी जरूर होती है। लेकिन इस बात की जरूर मुझे खुशी है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बन रही है। हाँ, जो बहुमत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका तवक्को कर रहे थे, वो जाहिर है कम हुआ है। और हम जो देख रहे हैं कि यूपी में जो है, बिना लाग लपेट के मैं बात रखूंगी कि वाकई में ये चिंता का सबब है, फिक्र करने की जरूरत है और बहुत ही इस पर आत्ममंथन करना होगा कि यूपी में एक बहुत बड़ा एक झटका है, कमी है जरूर, और राजस्थान में भी हमारी सीटें कम आई हैं। और लेकिन इसके बाद में इसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि ऐसे बहुत सारे और प्रदेश हैं, चाहे आप देखेंगे कर्नाटक, उड़ीसा, अगर आप देखेंगे, आप केरल या तमिलनाडु में हमारा वोट इसमें कोई दो राय नहीं है शाजिया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन राज्यों में जहां पर एक्सपेक्टेशन लोगों को इतनी नहीं थी, हो सकता है बीजेपी को हो, वहां पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वहां जहां से 14 और 19 में बड़ी मेजॉरिटी के बल पर सरकार आप लोगों ने बनाई थी, जिन राज्यों को कहा जाता था कि अगर ये राज्य इंटैक्ट बीजेपी के साथ रह रहे हैं तो फिर बीजेपी को देश में हराना या सत्ता से दूर करना मुश्किल होगा, उन राज्यों में आप पिछड़ गए हैं, झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार और है। लेकिन लोकेश जिंदल, आप कैसे देख रहे हैं अभी तक के जो रुझान है? मैं अपनी बात खत्म देखिए, इससे पहले मैं कुछ भी मैं अपनी बात खत्म, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, कि लोकेश, इस चुनाव ने राहुल गांधी के नेतृत्व को और इनकी क्षमता को स्थापित कर दिया है। राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की और एक ऑल्टरनेट जिस तरह से स्थापित किया, उससे एक नई दिशा मिली, कांग्रेस उभर कर आई और उसका परिणाम पूरे देश के सामने है। यह एक तरह का इतिहास रच दिया है राहुल गांधी जी ने। और वर्तमान में जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि अगर मैं जेडीयू की बात करता हूं, टीडीपी की बात करता हूं, ये सभी कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे एक कोएलिशन बनाने में। नहीं लोकेश भाई, आगे कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन कांग्रेस का भी एक अपना इतिहास है कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर चले, किसी और को पीएम बना दिया, वो सरकार कितनी देर तक चलती है, टिकती है, वो एक अलग बात है। कांग्रेस का इतिहास है कि उसने कोएलिशन पॉलिटिक्स सक्सेसफुली
कैरी आउट की है। नहीं सर, तो अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा तो कोalition तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको भी अकेले बहुमत नहीं मिल रहा है तो मजबूरी है सबको साथ लेकर चलना। आपको भी अकेले बहुमत नहीं मिलेगा तो मजबूरी है सबको साथ लेकर चलना। और आपकी तो सीटें अभी भी बीजेपी के आधी से भी कम है। देखिए हम ठीक है, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी को आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं, देना भी चाहिए, वो बनता भी है, लेकिन अभी भी बीजेपी से आधे से भी बहुत कम है। सुनिए एक चीज और है, लोकेश भाई, लोकेश जिंदल को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। क्या कांग्रेस की खुशी या इंडी गठबंधन की खुशी इसी बात में है कि कम से कम हम बीजेपी को अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचते हुए देख रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात से आप खुश हैं? देखिए मेजॉरिटी तो बहुत दूर है, बीजेपी की केवल 240 सीटें हैं, तो मेजॉरिटी के अंक से तो बहुत दूर है बीजेपी। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 या 2 सीटों से या फिर कोई साथ में गठबंधन के पार्टनर से 300 क्रॉस या 325 की सीट तक पहुंच रही हो। नहीं, मैं आपकी खुशी पूछ रहा हूं कि आज आप खुश हैं इस वजह से कि बीजेपी को आपने पहले रोक लिया, नीचे रोक लिया, या दुखी हैं इस वजह से कि आप लोगों ने सोचा था 295 क्रॉस कर जाएंगे, वो नहीं हो पाया? हमने संविधान बचाया, लोकतंत्र बचाया, और वो सभी जो भारत का मूल ढांचा है उन सबको हम बचाने में सक्षम रहे। ठीक है, को एक साथ इकट्ठा किया। एक बार धर्मेंद्र जी का रुख करते हैं, फिर मैं अविनाश जी का रुख करूंगा। लोकेश भाई, एक बड़ी आपकी अच्छी बात है, जो आपको सफलता मिली उसकी आपको बधाई हो, जितनी सीटें पर आप बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प आपने बात कही, उनकी सिर्फ 246 है, आपकी 100, वो 246 20 सिर्फ है, और आपकी 100 शायद आपको उससे ज्यादा लग रही है। दूसरी तरफ वो जितने हैं आप गठबंधन में भी उतने नहीं हैं, वो अकेले जितने हैं आप गठबंधन में भी उतने नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी लड़ी गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक ने पहले ही तय कर लिया था कि कोएलिशन पार्टनर्स के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, तो नहीं विद्या ने कुछ अलग बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने गठबंधन में जितनी सीटें हासिल की हैं, बीजेपी अभी भी, हालांकि रिजल्ट अभी बाकी है, रुझान है, कुछ ही रिजल्ट आए हैं, अकेले उससे ज्यादा, अकेले बीजेपी उससे ज्यादा है। संविधान अनुसार तो आप इस बात से खुश हैं कि आपने इंडिया गठबंधन को 232 पर पहुंचा दिया, भले ही कांग्रेस 100 सीट पर अटक गई है। बात 100 हो या 250 हो या 200 हो, ठीक है। जब अविनाश विद्या, मैं आपको रोक रहा हूं। धर्मेंद्र जी को मैं ज्यादा इंतजार इसलिए नहीं करवाना चाहता हूं क्योंकि आज उनका दिन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे बड़ा गेंद किसी को हासिल हो रहा है तो वो अखिलेश यादव को, क्योंकि बिना यूपी में इस तरीके की सफलता हासिल किए जो अभी ट्रेंड दिख रहे हैं, तो बीजेपी अकेले बहुमत के पास आसपास तो पहुंच जाती, ये तय था। तो धर्मेंद्र भाई, 2 बातें, अगर मैं पूछूं कि आप किस चीज को क्रेडिट देते हैं, प्लस दूसरी बात है अभी तो काफी दूर तक सफर तय करना है, आगे कैसे? राकेश जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में हम 46 सीटों पर अभी आगे हैं गठबंधन के साथ, तो रास्ता तो हमने ज्यादा तय किया उत्तर प्रदेश में, तो दिल्ली का रास्ता हमारे लिए मुफीद है। और इस बात को मैं पीएम की दावेदारी नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन तय कर लेगा, लेकिन आप भी इस बात से सहमत है, मैं भी सहमत हूँ, भारत के जितने बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हैं सब सहमत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और धर्मेंद्र भाई, ईवीएम को दोष नहीं देंगे ना, ईवीएम को तो अब दोष कैसे ही दे पाएंगे? तो ठीक है ना। सुन लीजिए, अब आपने पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। जी कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उत्तर प्रदेश ने काट दिया है, और ये इसलिए काट दिया, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरा जीवन एक आदर्श स्थापित करने के लिए खपा दिए थे, और उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने आप लोगों को बहुमत क्यों नहीं दिला दी भाई? धर्मेंद्र जी, अब जब 46 पर थे तो थोड़ा और धक्का लगा देते प्रभु श्री राम, 70 तक ले जाते आप लोगों को उत्तर प्रदेश में, और देश में ले जाते 300 पार। तो अच्छा लगता है विद्या जी, विदेशी को रखता जवाब तो अच्छा लगता है, आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूरा जीवन खपा दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, उसका मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता ने दिया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनाव हार चुकी है, तो इस बात को समझिए, लोकतंत्र की ताकत, आदमियों की इज्जत, नागरिकों की पहचान, इस देश की फैब्रिक, जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा वो एक दिन टूट जाएगा। अब निजेश जी, क्या प्रभु श्री राम का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला है? उस समाजवादी पार्टी को जिस पर आरोप ये लगे कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई,
और दूसरी बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ने बड़ा लॉस किया है तो उसकी वजह क्या नजर आ रही है? क्या जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने की, यादवों को कम टिकट दिया, सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दिया, या बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीज को बदला नहीं, नए उम्मीदवार नहीं खड़े किए? विद्या जी, आपने कई कारण गिना दिए और मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हार के 100 कारण होते हैं, जीतने के हार के 100 बहाने होते हैं, जीतने का कोई कारण नहीं होता। तो इस दृष्टि से विचार करना चाहिए इस बात में। उम्मीदवारों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक भगवान श्री राम का नाम लेने की बात है, वो कृपा करके न लें, वो कृपा करके आप लोग ना लें। जो मंदिर नहीं गए, विरोध किया, राम भक्तों पे गोलियां चलाईं, आप न कहें कि हमें राम मंदिर के बिना भी हम जीते हैं, ये कहिए ना आप, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मत कहिए आप, ये नौटंकी और पाखंड मत करिए। कम से कम पाखंड का एक लोकेश जी, मैं बीच में तो नहीं बोलता था ना, मैं बता दूं, नहीं, राम गोपाल यादव ने कहा था पाखंड है, जो भी हो, नहीं, ये बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जाएगा। आप किसी तरह से धर्म के ऊपर अपनी मोनोपोली कैसे कर लेंगे? तो आप अपने विचार अपने तक रखिए। अगर आपके किसी पर्व पर नहीं गए तो हम लोग नाम नहीं ले सकते। आप भगवान राम का नाम मत लीजिए, ये तो बहुत गलत है। नहीं, आप मुझे मेरे धर्म से वंचित नहीं कर सकते। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप हमें वंचित करो कि हम भगवान राम का नाम ले सकते। कर्नाटक सरकार के एक मंत्री हैं, सुनिए, आपको अवनिजेश जी को कोई हक नहीं है। लोकेश भाई सुनिए, लोकेश भाई सुनिए, एक व्यक्ति को, अवनिजेश जी को कोई हक नहीं है, शाजिया आजमी को कोई हक नहीं है, सुजाता पांडे को कोई हक नहीं है, धर्मेंद्र जी को कोई हक नहीं है, लेकिन आपके कर्नाटक सरकार के एक मंत्री को यह हक हो गया था जो कहे कि राम मंदिर में खिलौना रखा हुआ था, धर्म का खिलौना नजर आए रामलला, ये हक मिल गया था उन्हें। धर्म पालन में संकट पैदा कर रहे हैं आप। जीत रहे हो, जीतो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हार का इतना बुरा। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अवनिजेश जी भी और लोकेश जी, धर्म नहीं पालन करने दे। देखिए, सबसे बड़ी जीत अभी तक जो जीत हुई है, आज 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले शिवराज सिंह चौहान, एक सेकंड रुक जाइए, उन्होंने क्या कहा है अपनी जीत के बाद, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रचंड जीत दर्ज करके भोपाल आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। 8 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है और बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवराज जी आपको। और अब आगे की रूपरेखा क्या, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने कहा था कि 29 की 29 सीटों की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएंगे, अब तो 29 जीत गए, आगे क्या? प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है ये। जनता उनके नेतृत्व पर ही विश्वास करती है, इसलिए 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। मैं प्रदेश के नेतृत्व को भी और कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। इतना प्यार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। बस जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, तो जब तक सांस चलेगी अपनी जनता की सेवा में हम लगे रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। क्या कॉन्फिडेंस की वजह थी? और 29 की 29 सीटें, क्योंकि पहले 14 में 27, फिर 19 में 28 और अब 2024 में 29 की 29 सीटें, क्या वो रिदम रहा है जिसकी वजह से ये सफलता मिली? प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया है। लोग भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और जन कल्याण की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने चलाई है, लोगों ने उनको समर्थन दिया है। तो ये शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, एक टिप्पणी आपकी, और वो टिप्पणी ये चाहिए कि ये जो हाल यूपी की जो तस्वीर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है, बाद की तस्वीर क्या होती है बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से इसकी वजह क्या हो सकती है? और मध्य प्रदेश ठीक वैसा ही है। बिल्कुल, जबकि मध्य प्रदेश में आप इतना बेहतर हैं, साउथ में आपने बेहतर किया, हिंदी बेल्ट में ही आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो तरह के अगर रुझान या नतीजे दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है?
इसके मुझे लगता है एक ही बड़ा कारण मुझे दिखाई देता है, वो है कि हो सकता है कि गलत कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि ये रिपोर्ट्स तो पीएमओ के पास में भी थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास में भी थी कि जो लोग हैं वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़े नाराज चल रहे थे। शायद उस पर एक पुनर्विचार, एक मंथन होना ही चाहिए, हर एक पार्टी को करना चाहिए। भाजपा तो जानते ही है कि अपने एक एक सीट का विश्लेषण करती है, तो मुझे तो आशा है कि इसकी विश्लेषण की जाएगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक चीज़ जो शायद अखिल इंडिया ब्लॉक के लिए काम कर गई कि वो है कि उन्होंने सारा जितना जो दूसरे लोगों के वोट थे, छोटी छोटी पार्टियों के वोट थे, उन सबको कंसोलिडेट कर लिया और इसीलिए शायद आपको ये नंबर बढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक चीज़ हुई। और दूसरा तीसरा जो शायद एक बार से फिर से पुनर्विचार करने का मंथन का विषय हो सकता है कि क्या हमें बीएसपी को साथ लेके चलना चाहिए था। जो हम आरएलडी को साथ लेके चले तो क्या हमें बीएसपी को साथ लेके चलना चाहिए था? तो लेकर चलना चाहिए था, लेकिन बीएसपी आती तभी तो दिक्कत ये थी ना कि बीएसपी आने को तैयार होती तभी तो। आने पे तो एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीत गए हैं। वहां का रिजल्ट फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीत गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है राकेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। 1.5 लाख, करीब 1.5 लाख वोट से उन्होंने चुनाव जीता है लगातार तीसरी बार। 14, 19 और उसके बाद 24, तो करीब 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री मोदी की ये जीत। धीरे धीरे अब नतीजे घोषित होने लगे हैं जो रुझान अभी तक आए थे। दुष्यंत नगर जी, एक सवाल आपसे भी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अभी विश्लेषण है जो आने बाकी हैं। पूरा विपक्षी गठबंधन अकेले उतनी सीट नहीं अभी हासिल किया जितनी बीजेपी की अकेले सीट है। सरकार बनाने की दोनों पक्ष अपनी अपनी कवायद कर रहे हैं। आपको लगता है कि रेस में अभी विपक्ष निकल पाएगा इस लेवल तक कि सरकार बना पाए? बिल्कुल विपक्ष की ही सरकार बनेगी। देखिए, बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो कम अंतर पे हैं, जिनके बीच में कम अंतर है, नजदीकी फाइट है। वहां पे मतगणना भी बहुत कम हुई है, 30% हुई है, कहीं 40% हुई है। तो आपको कैसे पता उस सीट पर विपक्षी जीत जाएगा? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि पहले राउंड्स में वो आगे चल रहे थे और कांग्रेस के लीडर्स ने लगातार ट्वीट्स किए हैं। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, आप सोशल मीडिया पे देखिए। ईवीएम के अंदर से इंफॉर्मेशन निकल कर कैसे आ सकती है जी? ईवीएम के अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं निकली होगी ना, वो तो अभी थोड़ा। आप एक बात बताइए, कल आप 400 सीटें दे रहे थे एग्जिट पोल में और जबरदस्ती ऑपोजिशन के नेताओं को मनवा रहे थे कि 400 सीटें मानो। 400 सीटें नहीं मानोगे तो देशद्रोही हो, आप देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो। हमारे पास डाटा नहीं है, आपके पास डाटा है, आपके पास एग्जिट पोल है, हमारे पास एग्जिट पोल नहीं है। ये देशद्रोही का टैगिंग मत यहाँ पर दीजिए। मैं दो महीने से कह रहा था ना तो आप उनको देशद्रोही करिए। जीतेंगे। और रही बात एग्जिट पोल की चर्चा नहीं हो रही थी, एक अनुमान था और हमने कभी नहीं कहा था कि वो 101% सही हो जाएगा। राकेश, आपने भी 295 कर दिया था, सही हो गया। राकेश, 10 साल का इंतजार एग्जिट पोल सही, जो एग्जिट पोल को नहीं मानते। मुझे लगता है कि दुष्यंत भाई, मैं तो आपको 30 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि आज दिल खोलकर आप बोलिए जो भी बोलना है। नहीं, एक चीज, लेकिन ना देशद्रोही आप बनिए ना किसी को बनाइए। मेरा सवाल सीधा सा था कि अभी जहां पर रुझान आ रहे हैं, नतीजे फाइनल नहीं आए हैं, कैसे पता चल गया आपको कि ईवीएम के अंदर से जो नतीजे बाहर आएंगे वो पहले से आप लोगों ने पता कर लिया या पता चल गया? आप ही लोग तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। सवाल पूछना है, मुझे थोड़ा मौका दे सकते हैं प्लीज? जादुई आंकड़े को पार जाएगा। शाजिया जी बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। जी, मेरा एक सवाल है अपने भाई से। देखिए, आपको खुश होना चाहिए, खुशी का दिन है। मुझे लगता है मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जो आपके पूरे गठबंधन से ज्यादा हमारे का है, वो अच्छी बात है बहुत। लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका नंबर भी बहुत बड़ा है। लेकिन आप ये बताइए भाई साहब, जैसे जयराम रमेश जी को पता चल गया था कि होम मंत्री जो है फोन कर रहे हैं 150 डीएम को, लेकिन उसकी नॉलेज नहीं दे पाए, उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या आप तक कोई जवाब दे पाएंगे? और आप ये, और एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्या आपका जो आक्षेप आप लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, जो आपको बिल्कुल भरोसे का अभाव दिखा रहे थे आप, क्या आपका भरोसा थोड़ा बड़ा है ईसी के? बिल्कुल भरोसा नहीं है। संदर्भ में जिस तरीके से स्लो मतगणना हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसके बारे में अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी मिलके आए हैं, कोई सही जवाब नहीं मिला है। अभी भी लगे और दूसरा आप कह रहे हैं
150 कलेक्टर्स को फोन किया गया, उसकी सूची दे दीजिए। चुनाव आयोग को सूची दी, केंद्र सरकार को सूची दी कि किन किन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा क्यों दिया गया, उसकी जांच करा दीजिए। वो जांच करा दी आपने? चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ के विषय में जो घटना घटित हुई, ऑन कैमरा घटना घटित हुई, सरकार से कहा, आपको लग रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन से कहा, परिणाम सुप्रीम कोर्ट से आया, आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा रुकिए, भारत के लोकतंत्र में चंडीगढ़ के शाजिया दुष्यंत भाई सुनिए ना, एक छोटा सा सवाल। दुष्यंत जी चलिए, ये आपसी अभी दोनों पार्टियां, सारी पार्टियां कहेंगी कि आखिरी नतीजे आने दीजिए, तो फाइनल वाली चर्चा तो आखिरी नतीजे आने के बाद कर लेंगे। लेकिन एक जो टैली स्क्रीन पर है, दुष्यंत जी, पूरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सब लोग कह रहे थे, राहुल गांधी आकर कहे कि सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है क्या 295, ये कहीं बीजेपी के हिस्से एनडीए वाला तो नहीं था? देखिए उनका 295 दिख रहा है टैली में। आपके न्यूज चैनल पे चल रही है 295, इलेक्शन कमीशन पे देखेंगे 284 है, उधर 244। नहीं ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो थोड़ी देर से अपडेट होती है, पहले मैंने देखा। और ये जो हमारा सोर्स है, बदल रहे हैं, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता इंतजार तो उसी का है, और बीजेपी भी कह रही है कि अंतिम परिणाम आ जाने दीजिए, इंतजार उसी का है। तब तक कैसे बात करें? ठीक है तो आपका धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। दुष्यंत जी एक मिनट, धर्मेंद्र यादव कुछ कहना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी बोलिए। विद्या जी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर आगे है। 7 ऐसी सीटें हैं जो 5000 से कम मार्जिन पे है, और 2 सीटें तो ऐसी हैं, एक आंवला की सीट है और एक सलेमपुर की सीट है। आंवला की सीट 300 मतों से है, हम लोग पीछे हैं, और सलेमपुर के 700 मतों से पीछे हैं। तो 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम 300-700 से पीछे हैं। तो ये जो हमारा, अरे तो धर्मेंद्र भाई, अरे सुनिए नहीं, जो 7 सीट गिना रहे हैं, तो ये 300 का जो अंतर है, 500 का अंतर है, सोचिए अगर सारी 7 उधर चली गई तो क्या होगा? नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि 5000 के अंतर से 7 सीट ऐसी जिसमें 5000 का अंतर है, और 2 सीट ऐसी जिसमें किसी में 300 का, किसी में 700 का है। तो ऐसा तो है कि 7 उधर चली जाएंगी, ऐसा नहीं तो 7 हमारी तरफ। नहीं मान लीजिए, तो अभी मत कहिए ना सर, दावा मत ठोकिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो ये दावा मत ठोकिए कि वो 7 आपके पास आ जाएंगी। वो 7 उधर भी जा सकती है, कुछ इधर कुछ उधर भी हो सकता है, तो अभी कोई दावा ना ठोके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। 43 से बढ़ेगा आंकड़ा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा आंकड़ा भी 43 से बढ़ेगा, और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 295 प्लस जाएगा। जब मतगणना खत्म हो जाएगी हम लोग फिर बात कर लेंगे। ठीक है अवनिजेश जी, ठीक है, इंतजार उसका हम भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसका इंतजार करना ही चाहिए। अभी अपने अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार तो फाइनल रिजल्ट का होना ही चाहिए। अवनिजेश जी, क्या लग रहा है कि अगर जैसे अभी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर भी आ रही है कि क्या टीडीपी और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन तोड़ सकता है, इसके चांसेस कितने हैं, और अगर वो टूटकर चले भी जाते हैं तो क्या इंडी गठबंधन सरकार बना लेगा? आप दोनों की सीट जोड़ लीजिए, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन जो है वो उस पर मैजिक नंबर पर नहीं पहुंचता, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही दलों ने ये एश्योर कर दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा में कितनी सीटें मिली हैं? लड़े थे ना विधानसभा में, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें मिली हैं कांग्रेस को? 0। लोकसभा में 0। आंध्र प्रदेश वाले क्यों कांग्रेस के साथ जाएंगे? सामान्य समझ होती है। लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टि से ये कहता हूं कि ये इनके ऊपर है कि ये कोशिश कर रहे हैं। कोई भी, हर पार्टी करती है, हर अलायंस करता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब बढ़ चढ़ करके कोई बिना किसी आधार के बात करता है, तब दिक्कत होती है। करेंगे उसमें मुझे ये नहीं लगता। जयराम रमेश ने बात की है, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दोनों से बातचीत की हो, कोई बीच शरद पवार भी एक्टिव हुए हैं, ऐसा सुना है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा ये शायद कल तक मालूम चलेगा, उसके पहले मालूम नहीं चल सकता। अवनीश जी, लेकिन एक चीज जरा, एक और सवाल है अवनीश जी, मैं जरा जोड़ देता हूं। अवनीश जी और शाजिया भी बोलना चाहती हैं कि अगर उड़ीसा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, साउथ में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसी मध्य प्रदेश में जहां पर 14 और 19 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्या वजह है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया? मैंने कहा आपको कि वहां पे जो संगठनात्मक कुछ परिवर्तन हुए उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उम्मीदवारों का चयन सुजाता जी भी कह रही थी, वो एक बहुत बड़ा कारण है।
और तीसरा एक बात है कि इसमें जहां तक मुझे लगता है, आप कोई भी व्यक्ति हो, और मैं बिना किसी इफ एंड बट के और बिना किसी पूर्वग्रह के कह रहा हूं कि वहां की सरकार के प्रति एक सामान्यतः जो रोष और क्रोध दिखाई देता है वो आपको जनता में नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि जो सामान्यतः जो वहां का स्थानीय उम्मीदवार था उसके प्रति जो जनता की नाराजगी थी वो इन नतीजों में दिखाई देती है, और इस बात को स्वीकार लेना चाहिए। इस बात को स्वीकारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, विद्या जी 10 सेकंड। शाजिया कुछ कहना चाहते हैं जी? ये अगर हम अगर करने का कोई इसमें देखिए, जिसको जो मिला है और ये जनता का जो आदेश है सर आंखों पर है, और मुझे लगता है इसको मानना चाहिए और समीक्षा भी करना चाहिए कहाँ से भूल चूक हुई है। लेकिन बहुत ही साफ है, तस्वीर बहुत साफ है। जो आंकड़ों का जो हम जो सोच रहे थे उससे कम आए जरूर, लेकिन कई जगह बहुत ही बढ़ोतरी भी है। और अगर आप साफ तौर से देखेंगे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी, सबसे बड़े अलायंस के तौर पर भी, तो इसमें इफ और बट और अगर मगर का सवाल नहीं है। लेकिन शाजिया जी 400 का जो नारा था, शाजिया जी 400 का जो नारा था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो लोगों पर उल्टा असर कर गया? जो आपके वोटर थे उन्होंने सोचा है कि भाई बीजेपी तो जीत ही रही है, मोदी के 400 पार तो आ ही रहे हैं, तो फिर वो घर में रह गए, वोट डालने के लिए नहीं गए, सुस्त पड़ गए, वो घूमने के लिए चले गए चुनाव के दिन, और दूसरी तरफ भर भर के वोट पड़े। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल वाजिब है, और देखिए इस पर समीक्षा करनी होगी। क्या ऐसी वजह रही? क्या शाजिया, एक बड़ी खबर आ रही है अमेठी से, आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है। स्मृति ईरानी हार गई हैं। पिछली बार राहुल गांधी की उन्होंने मात दी थी। राहुल गांधी इस बार यूपी से चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली पहुंच गए थे। तब ये सवाल बीजेपी की ओर से उठाया गया था कि राहुल गांधी वहां से डर कर चले गए, लेकिन फिलहाल जब नतीजे आए तो स्मृति ईरानी के विपक्ष में गए हैं नतीजे। करीब 1.5 लाख से अधिक अंतर से स्मृति ईरानी वहां से चुनाव हार गई हैं। इस बीच बिहार में चिराग पासवान की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग जी, पहले तो मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, एकजुट हैं आप लोग? एनडीए पूरी तरह से मजबूती से एक साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, एक साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल मजबूती से सरकार चलाएंगे। तो ये जो बातें चल रही है नीतीश कुमार को लेकर कि उनको कॉल किया जा रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से, इन चीजों का कितना महत्व होता है? भाई कुछ नहीं है, विपक्ष अपने दिल को बहलाने के लिए इस तरीके के शगुफे छोड़ता रहता है। मेरे मुख्यमंत्री की एक अहम भूमिका रही इस गठबंधन के प्रदर्शन में, और मजबूती से वो गठबंधन के साथ सरकार बनाने में और सरकार चलाने में उनकी अहम भूमिका रही। क्या मानते हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी तो चिराग पासवान मंत्री रहेंगे सरकार? मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, मेरे लिए सबसे खुशी और उत्साह की यही बात है। एकजुट है एनडीए पूरी मजबूती से, मजबूती से। शाजिया, एक चीज है, आपके जितने एलाइज हैं उनका स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है, भले आप लोगों का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डाउन हुआ। एक अंतर आएगा 14 और 19 के बाद, सरकार जो आप दावा कर रही हैं कि बन ही जाएगी, कि इस बार आपको साथ लेकर ज्यादा चलने का दबाव रहेगा। 14-19 में बीजेपी की अकेले मेजॉरिटी थी। अच्छा, अगर आप देखेंगे पिछले 4 दशकों में जब जब गठबंधन सरकारें बनी हैं, और आप देखिएगा कोalition के धर्म को और कौन बेहतर निभाता है। आप देखिए, चाहे हमारे अलायंसेस में भी अगर आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री को, चाहे वो शिवसेना के साथ सबसे पुराना रहा हो या अकाली दल के साथ रहा हो, आप देखिए हमेशा वफादारी भाजपा की तरफ से रही है। और तो मुझे लगता नहीं है कोई भी तरह की इसमें भी दुश्वारी है। और अगर किसी तरह की भी मुझे लगता है मिलकर सरकार भी बनानी पड़े तो बनी गई। और वैसे भी भाजपा के बहुत अच्छे आंकड़े हैं, भाजपा का बहुत शानदार नंबर है, सबसे बड़ी पार्टी है। और यही नहीं, पूरे की पूरा जो इंडिया अलायंस है उससे ज्यादा अंक सिर्फ भाजपा के हैं। नहीं, अंक तो है, लेकिन जो लोकेश भाई कह रहे हैं या फिर जो कोशिशें शुरू हुई हैं नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर, खबर तो ये भी आ गई कि चिराग पासवान पर भी, हालांकि सबने खारिज भी किया है, डोरे डालने की कोशिश हो रही। तो इंटैक्ट कैसे रखा जाए? आप लोगों की ओर से क्या कोशिश हो रही है, कहीं छिटक न जाए? नहीं, मुझे लगता नहीं किसी कोशिश की जरूरत है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, बहुत ही स्पष्ट है, जो कुछ है सबके सामने है। और मुझे लगता है कि जिस आधार पर जिसके साथ हम लोग लड़े हैं वो हम लोग मिलकर उसी को साथ निभाएंगे और हम सब साथ ठीक है। शाजिया, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जरा वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के नेता अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीत गए हैं राजस्थान के बीकानेर से, और ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर
लगभग बीजेपी के पक्ष में माहौल है और वो दिखाई भी दे रहा है। और इसके अलावा कालीचरण मुंडा कांग्रेस से अभी लीड कर रहे हैं कुंती से, और 1 लाख प्लस वोट से वो लीड कर रहे हैं। ये अभी जो अपडेट्स और जानकारियां आ रही हैं, बीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के चंदौली से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा डिंपल यादव भी आगे चल रही हैं, लीड कर रही हैं। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर इस वक्त लगातार वोटों की गिनती चल रही है और कहीं बीजेपी तो कहीं इंडिया गठबंधन लीडिंग। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी अब 38 सीटों पर आगे चल रही है। ये धर्मेंद्र भाई के लिए अच्छी खबर। और एक और खबर है कि अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी उधर का भी हम रुख करेंगे। लेकिन लोकेश भाई, एक दावा ये हो रहा है कि वो छिटक पाएंगे नहीं, वो भी खारिज कर रहे हैं। और छिटक जाएंगे भी तो क्या होगा? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हम छिटकेंगे ही नहीं। बीजेपी कह रही है हम छिटकने देंगे नहीं, फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, जैसे चुनाव हो गए, पहले बोला जाता था कि इंडिया का अलायंस बनेगा नहीं, वो खटाखट बन गया। चुनाव खटाखट हो गए, परिणाम खटाखट आ गया। लेकिन टकाटक सीट नहीं आ पाई। अभी आप देखेंगे किस तरह से इंडिया अलायंस सरकार बना लेगी। खटाखट कैसे? लेकिन थोड़ा गणित समझाइए ना। मैंने बताया ना आपको, खटाखट। लोकेश भाई, मैं छोटा सा, अगर आप सोच रहे कि झट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा, नहीं, मैं झट मंगनी पट मंगनी नहीं, मैं खटाखट की बात कर रहा हूँ। लोकेश भाई, कैसे जो राहुल गांधी जी का जरा बताइए फटाफट इसी मैजिक से कैसे हम कोएलिशन बनाएंगे और सरकार जो है पूरे 5 साल पूरे करेगी। और अभी वो देखिए उधर धर्मेंद्र यादव उंगली उठाकर बैठे हुए हैं, तुरंत कहेंगे कि अगर झटाझट फटाफट खटाखट सरकार बन रही है तो फटाफट अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए। कहीं तो पोस्टर भी लग गया, मैंने सुना। हाँ, पोस्टर भी लग गया। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्रियों का समूह बनाकर सरकार बनती है और प्रत्येक नेतृत्व को उसकी क्षमता अनुसार जो है वो। चलिए, मैं आता हूं लोकेश भाई। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है। जो सीटें बढ़ी हैं, जो अभी तक ट्रेंड सामने आए हैं, क्या कहते हैं राहुल गांधी, आगे उन लोगों की रणनीति क्या है, प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, खासतौर पर प्रियंका गांधी। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी इससे पहले भी एक बार आए थे, तिरंगा लेकर एक आदमी था, उसके पास जाकर गले मिलकर फिर वो अंदर चले गए थे, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। और अब ये तस्वीरें काफी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर खुशी है विद्या। बिल्कुल, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अमेठी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठा ली थी। उन्होंने कहा था कि केएल शर्मा को वहां से वो चुनाव जिताकर ही लौटेंगी और वैसा देखने को भी मिला। स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। दूसरी तरफ रायबरेली, जहां पर राहुल गांधी अच्छे खासी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं, और वहां क्योंकि कहा जा रहा था कि सेंटिमेंट है गांधी परिवार के साथ, तो ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है ये अपने कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश फूंकने में अब ज्यादा और कामयाब रहेंगे। यानी कि उत्साह और बढ़ाने, उत्साह जब बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का तो आने वाले चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि 2 सीटें जिस पर सबकी नजर थी, कम से कम उत्तर प्रदेश की 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, कि वहां पर क्या होगा। एक तरफ राहुल गांधी थे, दूसरी तरफ गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा चुनावी मैदान में थे और वो भी उस शख्स के सामने खड़े थे जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हराया था। लेकिन इस बार अमेठी को गांधी परिवार ने अपने करीबी के जरिए अपने खाते में वापस। लेकिन एक और बात है विद्या, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का जश्न का माहौल है। आपने देखा ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चेहरे पर एक लंबे वक्त बाद इतनी खुशी दिख रही है। और ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें जहां पर पत्रकार तैयार बैठे हुए हैं और राहुल गांधी बोलते क्या कुछ हैं। हालांकि अभी भी जो दावे किए जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन के, अभी भी 232 आंकड़ा है जो कि बहुमत से काफी दूर है। 40 जो है 40 अंकों का फासला है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, एक अरसे बाद कांग्रेस दफ्तर में इस तरीके का माहौल आप देख रही होंगी, एक अलग तरीके की तस्वीर है।
बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं 10 साल के लोकसभा चुनाव में लगातार हार के बाद इतनी भीड़, और खासकर मीडिया, अभी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी यहां पहुंचने वाली है, इस कमरे में खचाखच भीड़ है मीडिया पर्संस की। हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से दरवाजे को बंद कर दिया गया है, एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि मीडिया के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार यहाँ आ रहे हैं और जश्न पटाखे जो है वो जलाए जा रहे हैं, खुशी जाहिर की जा रही है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास बहुमत नहीं, लेकिन उसके आसपास पहुंच चुकी है। और एक ये रंजीता, लेकिन एक चीज ये भी है रंजीता, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाते रहिए। एक चीज ये भी है कि भले ही परीक्षा में कांग्रेस पास नहीं हो पाई हो, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो जो सीटें इस बार कांग्रेस को प्लस हुई हैं, उससे एक नई जान कांग्रेस में दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती नजर आ रही थी, जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस पार्टी का रहा, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही थी, हम कह सकते हैं कि हमने हमेशा देखा कि कैंपेन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक डिरेल कैंपेन के तहत कांग्रेस पार्टी चलती रही है। लेकिन इस बार एक एग्रेसिव मुद्दा, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इंडिया गठबंधन यानी क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने किया है, लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर सपा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जो है सपा और कांग्रेस जो है वो बम्पर जीत हासिल कर रही है। बिहार में वो प्रदर्शन हालांकि नहीं दिख रहा है। टीएमसी बहुत बढ़िया। रंजीता, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संबोधित करेंगे पत्रकारों को? देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, और किसी भी वक्त जो है वो मीडिया जहां ब्रीफिंग होनी है वो शुरू हो जाएगी। जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो कमरा है उसमें भीड़ काफी ज्यादा है, तो इससे कार्यकर्ता निकले, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी वक्त कांग्रेस मुख्यालय में, और खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एरिया है वहां पर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी के आने की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, लेकिन जिस तरह की लोगों का समर्थन कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। ठीक है रंजीता, आपके पास हम लौट कर आएंगे। ये तस्वीर है जैसे राहुल गांधी आते हैं तो क्या बोलते हैं वो सुनवाते हैं। दुष्यंत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। अगर एनडीए जो कि दिख रहा है, अभी ट्रेंड दिख रहा है, जो कि सभी कह रहे हैं सरकार बना लेते हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, तो ये कसक रह जाएगी कि इतना पास आकर सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं। लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। 370 और 400 का दावा करने वालों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन को बड़े आराम से मेजॉरिटी मिलेगी और नई सरकार बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा है 2-4 घंटे का इंतजार है, सब कुछ